नमस्कार, आप सभी को होली की हार्दिक बधाइयाँ। लेकिन होली ख़त्म हो चुकी है और होली ख़त्म होने के बाद नहाने के बाद काम फिर से शुरू, काम नहीं रुकना चाहिए। तो आज हम जो पॉलिटी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और ये जो पॉलिटी के जो विषय है उसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है। सबसे अधिक क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं और 5-6 हॉट स्पॉट और चैप्टर्स हैं जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये जो है वो पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये जो डील करता है वो करता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। तो ये तीसरा पार्ट है और आर्टिकल 12 से लेके 35 हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है 12वां आर्टिकल, इसका जो पहला आर्टिकल यानी 12वां आर्टिकल, आर्टिकल 12, ये बताता है डेफिनिशन बताता है स्टेट का। 12वां आर्टिकल परिभाषा बताता है स्टेट का। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला तो हो गया जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हो गया और सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव है, यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है और केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका है वो इसके अंतर्गत आती है, स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो राज्य के एग्जीक्यूटिव हो गए यानी कार्यपालिका, और राज्य की जो लेजिस्लेटिव हो गए यानी व्यवस्थापिका, ये भी इस स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, वगैरह वगैरह। और कुछ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे ONGC हो गया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, या फिर सेल हो गया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 12, स्टेट की परिभाषा। अब आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी जो लॉस बनेंगे, कानून बनेंगे, या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए। मतलब मौलिक अधिकारों के संगत होना चाहिए। जो भी लॉ होगा मौलिक अधिकारों के संगत, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कोई भी लॉ, कोई भी कानून। ठीक है, अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को अब्रीच करती है, फंडामेंटल राइट का हनन करती है, तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उसको निरस्त कर देगा। यह है आर्टिकल 13। आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल पढ़ते हैं 14। आर्टिकल 14, ये राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 14
15, 16, 17, 18 इन आर्टिकल्स के ग्रुप को कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी। समानता के अधिकार के अंतर्गत ये आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, इसी के अंतर्गत एक तो हो गया आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका अर्थ क्या हो गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समान सभी, कानून के सामने सभी बराबर हैं। और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं उनको उनका ही रक्षा करना है, मतलब वो प्रक्रियाएं फॉलो करनी ही करनी है जो कि वो कानून के लिए बनाई गई है, ठीक है। एक ब्रिटिश जो ज्यूरिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, A.V. डाइसी। A.V. डाइसी ने जो थ्योरी दी थी वही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। A.V. डाइसी ने दी थी ये। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत जो थ्योरी दी गई थी A.V. डाइसी द्वारा, वो कौन कौन सी थी? पहला तो इन्होंने ये कहा था कि किसी भी इंसान को सज़ा मिल रही है तो वो सज़ा उसी कानून के लिए मिलनी चाहिए जो कि अभी एग्जिस्ट करती है। अभी कोई भी कृत्य किया गया है और उसके लिए बाद में कानून बनता है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको रूल ऑफ लॉ दिया था। इसका इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, A.V. डाइसी ने। और तीसरा कहा था इन्होंने कि जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का परिणाम है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन इंडिया के संबंध में पहला लागू होता है, दूसरा लागू होता है, लेकिन तीसरा लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत में संविधान से ही मौलिक अधिकार मिलते हैं, मौलिक अधिकारों से संविधान नहीं बना है, तो ये भारत में ये वाला लागू नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो राइट टू इक्वालिटी में अगला आर्टिकल है 15। ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये 1 घंटे से अधिक का वीडियो हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो इसके कुछ आर्टिकल 15 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कह सकते हैं कि अपवाद हैं। पहला तो ये हो गया कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन के मामले में, या लोकल बॉडीज़ के चुनाव के मामले में, या सिंपल चुनाव के मामले में वही रिजर्वेशन मिलता है वुमन। दूसरा एक्सेप्शन है वुमन और चिल्ड्रन, ठीक है, वुमन और चिल्ड्रन। और तीसरा है ओबीसी,
ओबीसी को मिलता है, इसका ओबीसी जो है वो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। और चौथा हो गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि 10% आरक्षण वाला है वो। ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत ही संक्षेप में बात करते हैं कि 1979 में मोरारजी देसाई ने एक कमेटी बनाई, बीपी मंडल कमेटी। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। कमेटी बनाई ओबीसी के लिए। तो बीपी मंडल ने अपना जो रिपोर्ट है उसको दिया 1980 में। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 52% जो है देश में ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग रहता है, और इन्होंने 27% आरक्षण देना चाहिए इनको, ऐसी बात कही बीपी मंडल ने। ठीक है, तो 1990 में वीपी सिंह ने रिजर्वेशन दे दिया कि इनको ओबीसी को। लेकिन 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव है, इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर, यानी जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, केवल उनको ही ओबीसी का रिजर्वेशन देने की बात कही, जो आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये मिट गया, इसको समझ लेंगे क्योंकि आगे इसके बारे में डिस्कस पीछे किया जा चुका है। आर्टिकल 16 कहती है कि जो एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके भी अपने एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अपने अपवाद है। पहला हो गया SC ST को रिजर्वेशन मिलता है रोजगार में, नौकरी में। दूसरा हो गया ये जो ओबीसी हो गया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको रिजर्वेशन मिलता है। तीसरा जो रेसिडेंस है यानी कहाँ उनका निवास है, उसके आधार पर भी रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि बस्तर की कुछ नौकरियां हैं जो केवल बस्तर रीजन वालों को ही मिलता है, तो रेसिडेंस के आधार पर ये इसका अपवाद हो गया। और चौथा जो रिलीजन यानी धर्म के नाम पे जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ केवल उसी धर्म को मानने वाले लोग ही पद प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका अपवाद हो गया। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत है उसका अंत। और आगे हो गया 18वां एबोलिशन इसी का एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि हो गया जो मिलिट्री की उपाधियाँ हो गई। ठीक है, मिलिट्री की उपाधियाँ हो गई, या जो शिक्षा की उपाधियाँ हो गई, जैसे डॉक्टर वगैरह मिलता है, या प्रोफेसर की उपाधि, या इंजीनियर की उपाधि, या ये कुछ इसके अपवाद हैं। जैसे कि भारत रत्न वाला उपाधियाँ हो गई, जैसे पद्मश्री, पद्मभूषण, ये सब इसके अपवाद हैं। ये 14, 15, 16, 17 इसको कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा राइट टू फ्रीडम। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत एक आता है आर्टिकल 19 आता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। तो इसके आर्टिकल 19 के अंतर्गत कुछ अधिकार हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला तो हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा हो सकता है इसको करते हैं, इसको लिखते हैं
एक दो ही लिख लेते हैं, एक, ये दूसरा हो गया। इसके 6 राइट हैं। इसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों का उल्लेख है। पहला हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो दूसरा है वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा हो गया एसोसिएशन यानी संघ बना सकते हैं अपना, ठीक है। और चौथा हो गया मूवमेंट यानी हम देश भर में कहीं भी घूम सकते हैं, देश भर में कहीं भी हम घूम सकते हैं। पांचवा हो गया रेसिडेंस, हम भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। कुछ अपवाद हैं, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हैं। ये हो गया रेसिडेंस। और छठवां हो गया प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, क्या काम करते हैं, यानी मैं अपना क्या काम करूंगा इसका चुनाव मेरे पास है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन कह सकते हैं दोष सिद्धि। तो जब किसी इंसान को कन्विक्ट किया जाता है, दोषी करार दिया जाता है, तो उसके मामले में कुछ अधिकार हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई कानून एग्जिस्ट करता है उसके उल्लंघन के खिलाफ ही सज़ा मिल सकती है। कोई कृत्य अभी किया उसके लिए बाद में कानून बना के सज़ा नहीं दी जा सकती है। यह नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और ये कहता है कि जो मैक्सिमम सज़ा है, मान लेते हैं किसी अपराध के लिए 7 साल की सज़ा अधिकतम है, तो उस 7 साल से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि कोई भी इंसान अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। और एक और है, और जो तीसरा है वो है कि किसी भी अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है, केवल एक ही बार सज़ा मिल सकती है। ये हो गया आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 इसके अंतर्गत आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंतर्गत बहुत सारे राइट्स आते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है कि शादी का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। और सोने का अधिकार हो गया यानी नींद का अधिकार, या कह सकते हैं कि डिग्निटी का अधिकार। जितने भी जीवन से जुड़े अधिकार हैं वो सारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 21। तो ये बाद में आर्टिकल 21A ये बाद में जोड़ा गया था, शायद ये 86वां या 84वां संविधान संशोधन है, 2002 में था शायद, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। 2002 इसमें जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत आता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो इसके अंतर्गत आता है। तो 6 साल की उम्र से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, न कि जो उच्च शिक्षा है उसका अधिकार है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22। तो इसमें जो सज़ा से संबंधित जो अधिकार हैं वो आते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आपको जब पकड़ा जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको पेश किया जाएगा जज के सामने। अगर वो आपकी गिरफ्तारी को सही नहीं मानते हैं तो आपकी गिरफ्तारी रद्द हो जाएगी। आपको अपने लिए वकील रखने का अधिकार है और आपको ये कारण जानने का अधिकार है कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई है।
इसके अंतर्गत आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी अपराध करने से पूर्व ही आपकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं गिरफ्तारी हो सकती है। 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तारी करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें हाई कोर्ट का एक जज होता है। वो अगर इनको मान्य करते हैं तो 3 महीने से अधिक जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि बहुत सारे प्रसिद्ध जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो हो गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1980 में आई थी, जो कि फेमस है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। और एक आती है UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 में आई थी। मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये संभावना है कि वो अपराध कर सकते हैं, तो अपराध करने से पूर्व ही उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया राइट टू फ्रीडम। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, एक 23, ठीक है, और एक 24। आर्टिकल 23 ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिक यानी इंसानों की तस्करी नहीं होनी चाहिए, और जो फोर्स्ड लेबर वो नहीं होना चाहिए, यानी ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए। ये आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 ये कहता है कि किसी भी फैक्ट्री हो गया या किसी भी काम में जो बच्चे हैं उनको काम पे नहीं रखा जा सकता है अगर वो 14 साल से कम के हैं। ये हो गया 23 और 24। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहला हो गया 25वां आर्टिकल कहते हैं कि सभी इंसान को अपना जो धर्म है उसको उनको धार्मिक कॉन्शियंस, विवेक का अधिकार है। प्रोपेगेशन यानी अपने धर्म को फैलाने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ठीक है। कॉन्शियंस, प्रोपेगेशन, प्रैक्टिस, एक और कुछ चीज़ है वो छूट रही है, खैर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई आर्टिकल है, आर्टिकल 25, ठीक है। प्रैक्टिस प्रोपेगेशन, आर्टिकल 26। ये जो है रिलीजियस अफेयर्स यानी जो संस्थाएं हैं उनके लिए जो धर्म या पंथ या संप्रदाय बनाने का अधिकार है। ये हो गया रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो ये संप्रदाय से जुड़े हुए धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है, और आर्टिकल जो 25 है वो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी बात करती है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 27, इन दोनों में जो लिमिटेशंस है वो इसके 4 लिमिटेशंस हैं। इसके 4 लिमिटेशंस है आर्टिकल 25 की। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और अलग जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं वो लिमिटेशंस हो गए। ये भी लगभग वही लिमिटेशन आर्टिकल 26 में है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। आर्टिकल 27, आर्टिकल जो 27 है वो कहता है कि जो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं इसका उपयोग होना चाहिए।
जो हम टैक्स पे करते हैं वो किसी धर्म के प्रचार के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो रिलीजियस धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वहाँ जो उनके धर्म से संबंधित जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो नहीं करना है, इसकी स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 28। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ठीक है। अब 2 आर्टिकल और बच गए, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 इसको कहा जाता है, आर्टिकल 29 और 30 इसको कहा जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। और आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं, वो खोलने का अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल 32 जो है वो रेमेडीज इसके अंतर्गत मिलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 32 को भी। अब देते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 कहती है कि जो संसद है, पार्लियामेंट, वो कुछ केसेस में फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट लॉ बना सकती है, जैसे कि पुलिस हो गया, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इनकी केसेस में इनके मौलिक अधिकार को घटाया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। ये माफ़ी चाहूँगा, ये आर्टिकल जो है 33 है। आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ लागू करने के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए जो कानून है वो संसद बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकता है, ना कि विधानसभा या विधान परिषद। तो हम आर्टिकल 32 को डिटेल में पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा राइट जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, उनको मिला है। ये राइट्स तो हमको मिला ही मिला है, जो भारतीय हैं उनको, लेकिन कौन कौन सा राइट विदेशियों को मिला है और नहीं मिला है वो देखते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो मिला है ये फॉरेनर्स को भी मिला है। आर्टिकल 14 फॉरेनर्स को भी मिला है। आर्टिकल 15 ये फॉरेनर्स को नहीं मिला है। आर्टिकल 16 ये फॉरेनर्स को नहीं मिला है। आर्टिकल 19 ये भी फॉरेनर्स को नहीं मिला है। आर्टिकल 20 ये फॉरेनर्स को मिला है। आर्टिकल 21 ये भी फॉरेनर्स को मिला है। आर्टिकल 21A ये भी फॉरेनर्स को मिला है। आर्टिकल 22 ये कौन सा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी मिला हुआ है फॉरेनर्स को। आर्टिकल 23 भी फॉरेनर्स को मिला है। आर्टिकल 24 भी फॉरेनर्स को मिला है। ये जो आर्टिकल 25 भी फॉरेनर्स को मिला है, 26 भी मिला है, 27 भी मिला है, 28 भी मिला है। जो माइनॉरिटी वाले 2 आर्टिकल, आर्टिकल 29 और 30, ये फॉरेनर्स को नहीं मिला है। ठीक है। और एक बात ख्याल रखनी है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 2 आर्टिकल कभी भी नहीं हटाए जा सकते हैं आपके। ये सारे आर्टिकल, ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के समय, सिर्फ 2 आर्टिकल को छोड़कर। एक हो गया आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 20 जो कन्विक्शन है अपराधों को लेकर, उनके मामले में जो अधिकार है वो आपको मिला ही रहता है, इवन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब आर्टिकल 32 को डिटेल में हम पढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है।
तो आर्टिकल 32 ये राइट टू रेमेडीज है। आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज मतलब जब आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तब आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, लेकिन दोनों में अंतर है। क्योंकि आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट में आता है, तो अगर आपका हनन होता है फंडामेंटल राइट का और आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ये डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन पावर है। हाई कोर्ट के केस में तो चाहे तो आपके केस को ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। आर्टिकल 32 में क्या होता है कि ये केवल फंडामेंटल राइट्स के लागू होता है, लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है 226 के अंतर्गत, ये आप फंडामेंटल राइट के अलावा भी बाकी मामलों में रिट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रिट्स हैं उसको देख लेते हैं। रिट का स्पेलिंग यही है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन उसको 44वां जो भी 44th उसको 44वां जो संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई वाले गवर्नमेंट में 1978 में, तो राइट टू प्रॉपर्टी है संपत्ति का अधिकार, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको पार्ट 12 में रख दिया गया आर्टिकल 301 के अंतर्गत। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स हैं, कानूनी अधिकार है, न कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो 32 और 226 के अंतर्गत कौन कौन से रिट्स हैं उसको हम देखते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होने के बाद कौन कौन से रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हैं। पहला हो गया हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। इसको हेबियस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत कोर्ट ये कहती है कि जिस भी इंसान को जिस अथॉरिटी ने डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है, उसके शरीर को मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश किया जाता है। ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हेबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस परम आदेश। तो इस मामले में कोर्ट क्या करती है कि जो पब्लिक ऑफिस का होल्डर है, पब्लिक ऑफिस में काम करने वाला है, उनको कहती है कि आपको जिस काम के लिए रखा गया है, जिस पद पे, अपना काम सही से करिए। ये हो गया मैंडेमस। तीसरा हो गया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन निषेध। निषेध, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है, ऊपर वाला कोर्ट है, जो हायरार्की में ऊपर का कोर्ट है, वो नीचे के कोर्ट को आदेश देती है कि आप अपने जो न्यायाधिकार क्षेत्र है, ज्यूरिसडिक्शन, उसको यूसर्प कर रहे हैं, उसको हड़प रहे हैं। मतलब ये आपके न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी आप इस केस पर सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल, माफ़ी चाहूँगा आर्टिकल नहीं है ये, चौथा रिट के बारे में। तो चौथा रिट है सर्श रे राय। सर्श रे राय, इसका मुझे हिंदी तर्जुमा पता नहीं है। इसमें क्या होता है, इसके दो केसेस हैं। पहला तो ये है कि जो कोर्ट होता है वो निचली अदालत के जो चल रहे केसेस है उसको अपने पास ला सकता है सर्श रे राय के अंतर्गत। और दूसरा
जो निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसको रिजेक्ट करके अपना फैसला सुना सकती है या रद्द कर सकती है, निचली अदालत के फैसले को क्वाश कर सकती है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं आर्टिकल 5। माफ़ी चाहूँगा, आर्टिकल नहीं है ये, रिट 5। रिट 5 है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, इसका अर्थ होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। मतलब जो कोर्ट है वो क्यो वारंटो रिट इशू करती है किसी पब्लिक ऑफिस के होल्डर को कि क्या आप जो ये ऑफिस पे क्लेम कर रहे हैं पब्लिक ऑफिस पे वो सही हैं या नहीं। तो पब्लिक ऑफिस पे किसी के क्लेम के जो लीगलिटीज़ हैं, जो ये वैधानिक है या नहीं, उसको चेक करती है क्यो वारंटी के द्वारा। तो ये हो गया आज का फंडामेंटल राइट। काफ़ी लंबा हो गया आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।